हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। अब क्योंकि गॉस लॉ हम अपने लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ गॉस लॉ का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमें आगे एप्लीकेशंस में काम आने वाला है। सो गॉस लॉ हमें क्या बताता है? किसी भी क्लोज कर सरफेस के थ्रू जो भी नेट फ्लक्स है वह उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम माने कि इसके अंदर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो इस सरफेस के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वह चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में होगी। फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इंट्रीगल में, क्लोज इंट्रीगल के अंदर, ये आपको क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ओल्डर फॉर्मूला जो था गॉसेस लॉ के पहले वाला। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि यहाँ पर पहले आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता था। डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटा के कॉस थीटा हम लेते थे। अब यहाँ पर कॉस थीटा होता था दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई की डायरेक्शन भी सेम है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल है 0। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती थी, ई डी एस अकेला बचेगा यहाँ पर। बट जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होती थी वो यहाँ पर होती थी कि आपको हर सरफेस का एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया। अब क्योंकि यहाँ पर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम स्फीयर का सरफेस एरिया जानते हैं 4πr²। बट गॉसेस लॉ किसी भी रैंडम शेप पर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर एक ऐसा फ्लावर शेप का भी बॉडी ड्रॉ कर लें और उसके अंदर कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रख दें, तो उसके थ्रू भी आप गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकते हैं। बट डीएस की वैल्यू आप उसके लिए नहीं जानेंगे कि उसमें सरफेस एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाती थी, बट इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें गॉसेस लॉ में मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको सरफेस के शेप से कोई मैटर नहीं करती है सरफेस। आपको केवल यहाँ पर जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर प्लेस्ड है उसको आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस मिल जाएगा। सो आई थिंक आपका गॉसेस लॉ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है जिसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इस सरफेस को पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि हमें आगे काम आने वाले एप्लीकेशंस में। तो गॉसियन सरफेस जो होती है ये हमें बताती है कि कोई भी ऐसी सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं जिसमें कि जितने भी अमाउंट ऑफ चार्जेस आपको दिख रहे हैं उन सबको एनक्लोज्ड किया जा सके, उसके अंदर पैक हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये आपको एक वायर दिख रहा है जिसमें प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस फैले हुए हैं। तो अगर आप इसके लिए कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो आपको ऐसी सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी जो इसको पूरे तरीके से एनक्लोज कर ले। तो या तो यहाँ पर हम अपना रेक्टेंगल ले सकते हैं या क्यूबॉइड ले सकते हैं। सॉरी, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल तो 2D बॉडी है। बट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे सिलेंडर को, ताकि यहाँ पर हमें ये रेडियस वेक्टर जो है ये चारों तरफ एक सा मिले। अब क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर सरफेस होगी तो उसके लिए डायगोनल के लिए अलग लेंथ होगी, लेकिन हाइट नापेंगे तो अलग आएगी। बट यहाँ पर अगर हम सिलेंडर लेते हैं तो सर्कल के लिए हर जगह आपको रेडियस इक्वल मिलेगी, आपको एरिया निकालने में थोड़ी सी कन्वीनियंस रहेगी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो है हमारी सॉरी, मैं आपको क्या बता रहा था कि हम कोई भी सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वह स्फीयर हो, चाहे वह कोन हो। अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं गॉसियन सरफेस की। सो फर्स्ट कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी। और दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली, ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। जैसे आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है ना, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकले ना वो इसके परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर पास हो रही हैं वो, इसलिए यहाँ पर हम इस गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर सकते हैं, सिलेंडर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो 2 कंडीशन हो गई गॉसियन सरफेस की। अब क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन जो देखना है ये ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, यहाँ पर जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इसमें हम ऐसा जानते हैं कि किसी भी लीनियर, या हम बोल रहे हैं कि किसी भी 1 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे यहाँ पर वायर को हम कंसीडर करते हैं कि 1 डायमेंशनल बॉडी है क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ है। तो यहाँ पर हमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे वो लगेगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये एक वायर है
जिसमें हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें गॉस लॉ यूज़ करना है तो गॉस लॉ की एक परमानेंट कंडीशन होती है कि आप जिस भी सरफेस के लिए यूज़ करेंगे गॉस लॉ, वह सरफेस क्लोज सरफेस होनी चाहिए। बट क्योंकि अब एक वायर है, ये तो फुल्ली ओपन है, तो इसके लिए हमें गशियन सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि आपकी 3D हो और चारों तरफ से पैक हो। तो यहाँ पर हम एक ऐसी सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा वायर पूरे तरीके से पैक हो जाए, और ये पी पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ई वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वह इसकी बॉडी पर आ जाए। तो ये हम देख रहे हैं कि सिलेंडर के एक सरफेस पर आपको पी पॉइंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से यहाँ पर एक सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल एक फार्मूला बना लिया है। बट ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम मान के चलते हैं कि इस गशियन सरफेस के अंदर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड है, इनसाइड है। तो यहाँ पर हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये क्यू एन है, क्यू एन इज इक्वल टू होगा हमारा लैम्डा इंटू एल। अब आप इसे फर्स्ट इक्वेशन दे लें, चाहे इसे फर्स्ट इक्वेशन दे लें, क्योंकि इनमें से ये इक्वेशन हमें आगे यूज़ होंगी। तो ये हमारा फर्स्ट आप मान के चलिए फर्स्ट पोर्शन हमने कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है आउट यहाँ पर हर जगह, और जो एरिया वेक्टर होता है ये हर जगह परपेंडिकुलर होते हैं। एरिया वेक्टर मतलब ये डीएस वेक्टर, ये डीएस वेक्टर जो है ये हर जगह परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह आउटसाइड है, और इसके साथ हमारा जो एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर जैसे मान के चलिए ये है हमारा, ये एक सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर जा रहा है यहाँ पर आउटसाइड। ठीक है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहाँ पर है, लेकिन जो एरिया वेक्टर जा रहा है वो इस साइड जा रहा है। इसे हम नाम देते हैं DS1, इसे नाम देते हैं DS2। अब यहाँ पर एक थर्ड सरफेस जो है जो कि पी पॉइंट पर है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये है थर्ड सरफेस DS3, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो हमने क्या पढ़ा है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds फैक्टर। ठीक है, अब जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे यहाँ से तो हमें फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई ds cos थीटा। ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला। बट यहाँ पर क्योंकि हम तीन सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब DS1, DS2 एंड DS3, तो हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ताकि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। तो हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण और थर्ड सरफेस के कारण। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी E DS1 cos थीटा प्लस E DS2 cos थीटा प्लस E DS3 cos थीटा। अब यहाँ पर हमने DS1 और E के बीच में जो एंगल देखा वह है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे E DS1 cos 90 प्लस E DS2 cos DS2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में फिर 90 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है, तो हम फिर 90 रखेंगे। एंड थर्ड वन इज E DS3 cos। अब यहाँ पर क्योंकि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम जो एंगल लेंगे वो लेंगे 0 डिग्री। तो हमें जो मिल जाएगा टोटल वैल्यू, अब आप जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, और 0 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब हमें 0 मिल जाएगा। तो इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, या एक स्टेप हम लिख लेते हैं 0 + 0 प्लस E DS3। E DS3 यहाँ पर हमने ले लिया है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिली है वह मिली है इंटीग्रल ऑफ E DS3। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम यहाँ पर फाई की जगह पुट करेंगे QN अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है, सेम एट ऑल पॉइंट्स, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ले लेंगे बाहर, अंदर हमारा बचेगा DS3। DS3 मतलब इस सिलेंडर की छोटे से सरफेस एरिया की वॉल्यूम, सॉरी DS3 मतलब होगा हमारा छोटा सा सरफेस एरिया इस सिलेंडर का। तो अब क्योंकि उसका इंटीग्रेशन होगा तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो E तो हमारा एज इट इज़ रहा, लेकिन जो सरफेस एरिया होगा हमारा वह होगा 2πr स्मॉल l। हमने स्मॉल l कंसीडर करी थी इसकी लेंथ
एल लेंथ मानी थी, बट क्योंकि यहाँ पर ये जो आर डिस्टेंस है, ये आर और ये एल जो डिस्टेंस है हमारी, ये एल बहुत लंबी है कंपेयर करें अगर हम आर से, इसलिए हमने यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर इज़ वेरी मच लॉन्गर देन दिस डिस्टेंस या और रेडियस। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू और पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो Q इन की वैल्यू हमने निकाली थी लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr_L। तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, L से L होगा कैंसिल, और जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गशियन सरफेस, या फिर हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड फायर। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमें इसका प्रूफ मिल चुका है। यह था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन।